फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं ध्वनि चैप्टर, जिसमें कल देखे थे ध्वनि चैप्टर में 51 नंबर क्वेश्चन तक। चलिए आज शुरू करते हैं 52 नंबर से। कहता है कि दूरदर्शक प्रसारण में चित्र संदेशों का संचारण होता है। दूरदर्शक प्रसारण में चित्र जो संदेशों का संचारण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा आयाम मांडुलन द्वारा। याद रखिएगा, किसके द्वारा होगा? आयाम मांडुलन के द्वारा। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि पहाड़ के निकट यदि आप जोर से चिल्लाएं या ताली बजाएं तो आपको कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। आपको सुनाई देने वाली इस ध्वनि को क्या कहेंगे? तो इस ध्वनि को हम कहेंगे प्रतिध्वनि। क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि। जो पहाड़ या किसी बंद कमरे में टकराती है और टकराने के बाद जो सुनाई देती है वो होती है प्रतिध्वनि। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे मस्तिष्क में, याद रखिएगा, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है? हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना हम बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में भी 1/10 सेकंड होता है, अर्थात 0.1 सेकंड तक होता है। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो यहीं से देखिए ध्वनि की संवेदना कितने समय तक की होगी? तो 0.1 सेकंड के लिए होती है, तो उसके बीच की भी दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 0.1 सेकंड होनी चाहिए। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 0.1 सेकंड। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन कहता है 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल होगी। तो 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? 344 मीटर प्रति सेकंड। 344 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। इसके बाद कहता है श्रोता से परावर्तक सतह तक जाने तथा वापस आने में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा 34.4 मीटर। कितना होगा? 34.4 मीटर। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी की होती है। ध्यान दीजिए ना, प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी कुल दूरी की कितनी होगी? तो आधी होगी, अर्थात 17.2 मीटर होती है। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्वनि की वेग में परिवर्तन होता है किसके द्वारा? तो ताप के द्वारा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ध्वनि की वेग में जो परिवर्तन होगा वह ताप के द्वारा होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है बादलों में गड़गड़ाहट की ध्वनि सुनाई देती है। तो बादलों के जो गड़गड़ाहट की ध्वनि सुनाई देती है दोस्तों, वो प्रतिध्वनि के कारण सुनाई देती है। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्वनि का बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्वर्ध होता है कहलाता है। तो उसको कहते हैं अनुसरण। क्या कहते हैं? अनुसरण कहते हैं। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन कहता है अनुसरण को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि अवशोषक पदार्थ का। संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे का उपयोग हम करते हैं ध्वनि अवशोषक के रूप में। ध्यान देना। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 2 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर सेकंड इनवर्स ली जाए तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो इसकी आंसर हो जाएगी, देखते हैं इसको हल करके, 346 मीटर ही होगा। कैसे? तो हल देखिए, कहता है ध्वनि की चाल कितना दिया गया है? तो 346 मीटर सेकंड यूनिवर्स दिया गया है और प्रतिध्वनि सुनने में लिया गया समय कितना है? 2 सेकंड दिया गया। क्वेश्चन में कितना दिया गया है? देखिए 2 सेकंड दिया गया है, चाल दिया है 346 मीटर प्रति सेकंड। तो इसके बाद ध्वनि द्वारा चली गई दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर हो जाएगा आपका चाल गुने समय, तो VT। तो भी दिया आपका कितना? 346 मीटर प्रति सेकंड
और समय कितना दिया है 2 सेकंड, दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 692 मीटर। कितना हो जाएगा 692 मीटर। कहता है 2 सेकंड में ध्वनि में चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी दोगुनी तय की। ठीक है, कितना तय किया, दुगुना तय किया। तथा चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी निकालेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो कट जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर से कितना 346 मीटर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि कुछ वाद्य यंत्रों में कुछ वाद्य यंत्र है जिसमें एक नली का आगे का खुला भाग शंक्वाकार क्यों होता है। कोई एक वाद्य यंत्र है जिसका एक नली के आगे का भाग खुला जो भाग होगा वो शंक्वाकार क्यों होगा, क्योंकि ध्वनि को बार बार परावर्तित करने के लिए उसका जो भाग होता है उसको शंक्वाकार बनाया जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन जो है ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहता है किस यंत्र से रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन कहता है सम्मेलन कक्ष की छत होती है। तो सम्मेलन कक्ष की जो छत होती है वो होता है वक्राकार। कैसा होता है, वक्राकार होता है। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यम के कणों के कंपन पैदा करके। माध्यम के कणों के कंपन पैदा करके। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्यालय की जो घंटी होती हैं ध्वनि उत्पन्न करती हैं किसके द्वारा, तो कंपन के द्वारा। वैसे समझिए ध्वनि उत्पन्न होता ही है कंपन के द्वारा। ध्वनि तरंगों को कहा जाता है यांत्रिक तरंग। ध्वनि तरंगों को कौन सा तरंग कहते हैं, यांत्रिक तरंग। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्वनि तरंग की प्रबलता होती है किसके होते हैं, तो आयाम के वर्ग के सीधे अनुपातिक होते हैं। आयाम के वर्ग के सीधे क्या होते हैं, अनुपातिक होते हैं। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन कहता है तरंग का कौन सा गुण प्रबलता को निर्धारित करता है। तरंग का कौन सा गुण प्रबलता को निर्धारित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन 73 नंबर कहता है कि तरंग का कौन सा गुण तारत्व को निर्धारित करता है। तरंग का कौन सा गुण तारत्व को निर्धारित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति ज़्यादा होगी तारत्व ज़्यादा होगी, आवृत्ति कम होगी तो तारत्व क्या होगी, कम होगी। याद रखिएगा यदि तरंग की आवृत्ति ज़्यादा होगी तो तरंग की तारत्व क्या होगी, ज़्यादा होगी, और तरंग की आवृत्ति कम होगी तो तारत्व क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिटार कार का हॉर्न में किस ध्वनि का तारत्व अधिक होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा गिटार का जो तारत्व होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा गुणनफल के रूप में। जैसे वेग बराबर सूत्र क्या होता है, आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। तो इसके किस रूप में ये तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति संबंधित है, तो गुणनफल के रूप में। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की ध्वनि को कहते हैं। तो किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ते ध्वनि सुन सकते हैं। तो कितना, तो 25 kHz के 25 किलो हर्ट्ज जो हर्ट्ज होते हैं उसके बराबर ये सुनेंगे। इसके बाद कहता है 78 राइनोसियस माने गेंडा कितनी आवृत्ति की अवश्रव ध्वनि का उपयोग करता है। तो 5। कितनी हो जाएगी इसका आंसर, 5। अगला क्वेश्चन है कि अवश्रव ध्वनि सुन सकता है, अवश्रव्य ध्वनि सुन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गेंडा, व्हेल तथा हाथी। गेंडा, व्हेल मछली और हाथी। इसके बाद है पराश्रव ध्वनि सुन सकता है। तो कौन कौन सुन सकता है, डॉल्फिन, चमगादड़ और पोर्पोइज। इसके बाद 81 नंबर कहता है
सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है? देखिए ये बीपीएससी टीआरई में पूछा भी गया है। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि किस प्रकार के ध्वनि का उपयोग सर्फिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे तथा इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पराध्वनि का। किस प्रकार के ध्वनि का इसमें उपयोग होगा? तो पराध्वनि का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धातु के ब्लॉक माने पिंडों के दरारों तथा अन्य दोषों को पता लगाने में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पराध्वनि। क्या हो जाएगा? पराध्वनि। इसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है कि पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, ईसीजी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस संसूचक से रोगी के अंगों का प्रतिबिंब जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दा इत्यादि का प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पराध्वनि संसूचक का। क्या हो जाएगा? पराध्वनि संसूचक का। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है किसका उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीकी कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है? तो इसका भी आंसर होगा पराध्वनि का उपयोग करते हैं। इसके बाद क्या कहता है सोनार का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सोनार किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है? सोनार में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पराध्वनि का। सोनार में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पराध्वनि का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सोनार को लगाया जाता है किस में? नाव या जहाज में। सोनार को किस में लगाया जाता है? नाव या जहाज में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सोनार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। सोनार जो होते हैं उस तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो समुद्र की गहराई का पता लगाने में, जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बी, हिमशैल या पलावी बर्फ, डूबे हुए जहाज इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोनार तकनीकी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चमगादड़ अपने भोजन को खोजने में किस प्रकार के ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पराध्वनि तरंग। इसके बाद क्वेश्चन है कि चमगादड़ द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंग की तारत्व होती है? तो उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है पोरपोइज मछलियां अंधेरे में संचालन व भोजन की खोज में किस प्रकार के ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पराध्वनि। इस प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें।